एसपी गुरु चैनल में आपका स्वागत है और आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ ये किस चैप्टर में आता है? तो ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर में ये आता है बायोट-सेवर्ट लॉ और इससे यूज करके हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। सबसे पहले यूज करने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है और कुछ इसमें से कुछ स्पेशल केस है जो बायोट-सेवर्ट लॉ के द्वारा एक्सप्लेन हुआ है, उसको हम लोग फॉर्मूला वाइज याद रखेंगे। 2 या 3 ही उसी को याद रखना है ना? और उसके बाद उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। बायोट-सेवर्ट लॉ पे ये हमारा वायर दिख रहा होगा। तो चलो बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ने से पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में ये पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। वो सबको याद होगा। वो चैप्टर का ही नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। उसमें क्या था कि कोई भी वायर है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसका वेरिफिकेशन भी किया दिया। ये एक्सप्लेन किसने किया था? हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने एक्सप्लेन किया था कि कोई करंट कैरिंग वायर है वो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा, ये भी एक्सप्लेन ऑर्स्टेड ने किया था। बट उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑर्स्टेड ने नहीं दे पाया। सो उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था बायोट एंड सेवर्ट ने। बायोट एंड सेवर्ट ने दोनों मिलके क्या किया, इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बताया। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। ये जैसे हमारे पास दिख रहा है फिगर, और इस फिगर में ये जो दिख रहा है ये एक तरह वायर है और इस वायर से करंट कितना आई फ्लो होते जा रहा है। तो मैं इसको क्लियरली अगर बना दूं, जैसे बनाते जाऊंगा तो आपको क्लियर होते जाएगा कि ये हमारा एक वायर है। ये वायर मैंने ले लिया, इसमें पूरे वायर में आई करंट फ्लो होके जा रहा है और इसका एक छोटा सा पार्ट लिए जिसको एलिमेंटल पार्ट बोल सकते हैं। उस एलिमेंटल पार्ट को डीएल से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। ये डीएल लेंथ, छोटा सा लेंथ ले लिए। डीएल से के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। डीएल के अलोंग एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया और डीएल से इस आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जो डीएल और आर के बीच में, डीएल का डायरेक्शन, ये जो डॉटेड लाइन है वो डीएल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डीएल के डायरेक्शन और इससे ये एंगल कितना बना रहा है, डीएल को हम लोग और फिर से बना देते हैं अच्छे से ताकि दिखाई दे हम लोग को। ये डीएल है, डीएल का डायरेक्शन है। तो डीएल के डायरेक्शन और आर डिस्टेंस जो हमारा इस पॉइंट से पॉइंट पी है वो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है इसका, इस पोजीशन से पी पॉइंट पे उनके बीच में एंगल थीटा है और थीटा एंगल पे है। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पी पे डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, डीएल एक एलिमेंटल लेंथ है, छोटा सा लेंथ है, छोटा सा, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो एलिमेंटल लेंथ के कारण निकलेगा। और बायोट-सेवर्ट ने बताया कि जो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, एलिमेंटल लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट थ्रू द वायर। जितना ज़्यादा वायर में करंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर उन्होंने बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डीएल साइन थीटा के, डीएल साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डीएल हमारा ये लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे डीएल, ये थीटा के साथ इधर कॉस थीटा और इसका कंपोनेंट इधर डीएल का लेंगे तो डीएल कॉस थीटा आएगा और इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा डीएल साइन थीटा। तो ये डीएल साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कम होते जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और आर का ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे तो इस तरह से डीबी और आर का ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसे बनेगा। अब तीनों इक्वेशन को जब हम लोग मिलाते हैं, तीनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो डीबी प्रोपोर्शनल हो जाता है आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये हमारा कांस्टेंट रहा
उसके बाद ये बचा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा रहा मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंटल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना आया है। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 10⁻⁷। सो म्यू नॉट अपॉन 10 पाई का वैल्यू 10⁻⁷। यूनिट जो भी हम लोग यूज करें टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसे यूज कर सकते हैं। इसका यूनिट होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये हमारा 10⁻⁷ इसका वैल्यू होता है और ये हमारा एलिमेंटल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकला है। अब लेंथ को बढ़ाएंगे घटाएंगे अलग अलग कंडीशन देखेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकलेगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसका डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो डायरेक्शन को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम लोग डायरेक्शन का बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो कुछ यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल। तो डायरेक्शन को निकालने के लिए, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए जो सिंपल तरह से समझ में आए, वेक्टर सबको समझ में नहीं आता है, कैलकुलेशन होता है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो इसमें पता ही नहीं चलेगा। साइन थीटा है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसको निकालने में दिक्कत होगा। इसीलिए मैक्सवेल राइट हैंड रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। सो हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड रूल? सो पहले हमारा क्या लेना है, राइट हैंड लेना है। फर्स्ट हमारा राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड के थंब को करंट के अलोंग ओरिएंट करेंगे, करंट के अलोंग सजाएंगे, और जो ये हमारा फिंगर कर्ल करेगा इस प्लेन में अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इनटू द प्लेन, इनटू द पेपर, जो हम लोग पेपर पे लिख रहे हैं उसके अंदर। ट्रेन में देखे होंगे, ट्रेन जब खत जाते रहता है तो लास्ट में क्रॉस लिखा रहता है, वैसे ही। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्त लॉ के थ्रू आया है, और इसी के थ्रू हम लोग डिफरेंट केसेस को एक्सप्लेन किए हैं, है ना। जैसे कुछ एक्सप्लेन किए हैं कि एल लेंथ का वायर स्ट्रेट वायर हो, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये यूज किए हम लोग बायोट-सावर्त लॉ का, और बायोट-सावर्त लॉ का यूज करके हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो उसको हम लोग तो अभी उसका हम लोग डेरिवेशन तो अभी नहीं देखेंगे, डेरिवेशन में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। तो हम लोग केवल कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा रहा बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग डी म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हम इसका डायरेक्शन राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड रूल के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। करंट को ओरिएंट करना है, थंब को ओरिएंट करना है करंट के डायरेक्शन में, एंड कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें देखेंगे डायरेक्शन अलग अलग केसेस का एग्जाम्पल देख देख के। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसका यूज करके। जो सबसे पहला चीज हम लोग को एक्सप्लेन किया गया है वो ये है, एक वायर है जो G से S तक एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, जिसमें G से S तक से इसमें एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट I फ्लो होके जा रहा है। इससे D डिस्टेंस पर, यहां से D डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जो दोनों एंड के वायर के S और G एंड से θ1 एंड θ2 एंगल बना रहा है। सो θ2 θ एंगल बना रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो देते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उस पॉइंट P पे जो होता है वो इस तरह से होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है वो हमें हमेशा याद रखना है। B इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इसे हमें याद रखना है। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 साइन θ2, यहाँ θ1 और θ2। Suppose this is the angle phi2 and this is the angle phi1। अगर इससे एंगल अगर phi1 phi2 है तो उस केस में हम लोग एंगल क्या लिखेंगे, एक ही हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। ये एंगल θ1 θ2 दिया रहेगा, उसके बाद हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये एंगल दिया रहे phi1 एंड phi2 एंगल अगर दिया हुआ रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे, तो अभी चलिए हम लोग इन एक ही इसको हम लोग पकड़ लेते हैं। ये ट्रायंगल में 90 डिग्री प्लस θ2 प्लस phi2, 90 डिग्री प्लस phi2 प्लस θ2 इक्वल टू हो गया कितना, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। यही होता है कि तीनों एंगल ट्रायंगल का मिलके कितना होता है 180 डिग्री।
90 को उधर ले जाएंगे तो 180 में से 90 माइनस होगा तो आ जाएगा 90। अब θ2 का वैल्यू निकालते हैं, θ2 का वैल्यू उधर जाएगा तो 90 माइनस φ2 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ साइन लगा दिए तो साइन θ2 इक्वल टू आ गया साइन 90 माइनस फाइव। दोनों तरफ हम लोग साइन लगा दिए, साइन लगाते साइन θ2 इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सो साइन 90 माइनस थीटा कॉस साइन 90 माइनस फाइव कॉस फाइव 2 आ जाएगा। इसी तरह से साइन θ1 का वैल्यू, यहाँ साइन θ1 का वैल्यू जो है अगर लिखना पड़ेगा तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह कॉस फाइव 1, सो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये एंगल φ1 φ2 अगर गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये सारा चीज सेम रहेगा बट केवल ये एंगल के जो था वो अलग एंगल है, 90 डिग्री का डिफरेंस है, सो वहाँ साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा कॉस फाइव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। तो ये दिमाग में रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है कि ये अगर ये एंगल लेते हैं θ1 θ2 तो साइन θ1 प्लस साइन θ2 होगा, और ऐसे अगर ये एंगल लेते हैं φ1 φ2 देन cos φ1 प्लस cos φ2 ऐसे बना सकते हैं। तो हम लोग को इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसी बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है। ये फाइनाइट रॉड था, उसी तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप के रॉड देखेंगे, फाइनाइट वायर देखेंगे जिससे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से लेके हम लोग को याद रखना है ये एंगल θ1 है, ऊपर वाला θ2 है, उसके बाद हम लोग निकालते जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में हम लोग। हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उसके कारण यहाँ से उसके d डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, उस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो गौर से देखेंगे क्या देखेंगे कि मान लेते हैं ये हमारे पास वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, ये इनफाइनाइट है यहाँ से अनंत तक, यहाँ से अनंत तक ऐसे है, यहाँ से कोई d डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में पॉइंट P है। अब चलो मान लो एंड यहाँ रहता तो एंगल यहाँ होता, ये वाला एंगल होता θ2। फिर हम लोग क्या कर दिए और बढ़ा दिए तो देखो बढ़ते गया, तो और बढ़ा दिए वो ऐसे बढ़ते जाएगा एंगल। जब इनफाइनाइट पे चला गया लेंथ तो ये बढ़ते बढ़ते एंगल ये सीधा लाइन हो जाएगा, यानी ये एंगल जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली ये यहाँ पे है, ये जैसे ही ये बढ़ते बढ़ते पॉइंट इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो ये वाला लाइन जो हो जाएगा 90 डिग्री पे ये भी हो जाएगा, यानी θ1 का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री और θ2 का वैल्यू भी 90 डिग्री। क्यों हुआ, किस केस में हुआ, तो ये हुआ है जब ये वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का हो, यहाँ से ऊपर भी जाएंगे तो बहुत दूर है, लंबा है, नीचे भी जा रहे हैं तो बहुत लंबा है, स्ट्रेट वायर है और बहुत लंबा है। तो उस केस में हम लोग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ये जब हम लोग को पता चल गया θ1 एंड θ2 का वैल्यू 90 डिग्री है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से मैग्नेटिक फील्ड का निकाल सकते हैं। जब साइन θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। उसी तरह से साइन θ2 का वैल्यू भी कितना होगा, साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो साइन θ1 और साइन θ2 का वैल्यू 1 होगा। अब इसमें हम लोग को पता है बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है 2 पाई डी साइन 90 डिग्री, ये θ1 प्लस साइन θ2 90 डिग्री, साइन θ1 प्लस साइन θ2 दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 से ये कैंसल 4, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये हमारा 2 हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा, तो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये हमारा आया मैग्नेटिक फील्ड किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण उससे r डिस्टेंस पे, ये वैल्यू हमारा आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, जैसे जैसे मैग्नेटिक डी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये हमारा बढ़ते जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मैं बताना चाहूँगा कि मान के चलते हैं अगर वायर में ये वायर दिया हुआ है, इसमें एक एक्सेप्शन, तो हम लोगों ने अब देखा कि एक वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है,
उसके डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये दिमाग में रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। हम लोग को मेन यही रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बाकी एंगल हम निकाल के वैल्यू जाते। तो यहाँ पे ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये तो सबको आराम से याद मालूम हो सकता है इसे। अब इसमें हम लोग एक स्पेशल केस में बताता हूं कि मान लो कोई वायर है और मैं वायर के बोलूंगा इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो वायर के ही एक्सिस पे है या वायर पे ही, उस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे हम लोगों ने बायॉट-सैबर्ट लॉ का यूज किया था, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना, और 4 पाई dl साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर एलिमेंटल लेंथ लेंगे dl, तो dl का डायरेक्शन इधर हो गया और r का भी डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। r क्या होता है, इससे ये लेंथ, तो dl और r दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, dl भी इधर है और r भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। यानी वायर के अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहेगा, ये वायर है हमारा, और इस वायर के अलोंग कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहेगा, इस लाइन एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट पे या इसके बाहर, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। जैसे कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं इसमें, जैसे मान लो ये वायर इधर जा रहा है और मैं बोलूंगा एक वायर यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, 2 वायर जा रहे हैं, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन दिया है, है ना, ये डॉटेड लाइन दिया है कि ये लाइन को एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वायर यहीं तक खत्म है और ये वायर यहीं तक खत्म है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके कारण क्या होगा, करेंट, अगर मैं बोलूंगा कि बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो कितना आएगा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी सेम लाइन पे है तो 0, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। सो इस लाइन पे, जिस वायर के लाइन के अलोंग भी कोई पॉइंट अगर आता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो उसी ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये हम लोग जो कौन सा पढ़े हैं, वो अभी पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। यानी कि हम लोग अभी जितने भी चीज पढ़ने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इन्फानाइट लॉन्ग वायर है, तो उसके कारण डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बहुत मस्त है। चलिए और कुछ स्पेशल केस लेते हैं और उस केस के बारे में देखते हैं और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यूज करेंगे वही म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, उसी का यूज करेंगे। उसी का यूज करना है, आप किस तरह से यूज करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक वायर जो है ये इन्फिनाइट लेंथ का है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, 8 डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और एक फिक्स पॉइंट जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। यानी कि इस केस में देख रहे हैं तो ये थीटा 1 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू हो गया है थीटा। सो यहाँ पे दिख रहा है थीटा 1 का वैल्यू, ये एंगल थीटा होगा जो ये यहाँ पे। दूसरा ये इन्फिनाइट पे है, इन्फिनाइट मतलब थीटा 2 का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री। इन्फिनाइट लेंथ है मतलब ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो गया तो इन्फिनिटी पे 90 डिग्री एंगल आ गया। बस केवल वैल्यू इसमें पुट कर देना है, बी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, एक में लिखेंगे थीटा 1 की जगह साइन थीटा प्लस दूसरा में साइन 90 डिग्री। वाह, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सबको मालूम होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और ये हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस 90 डिग्री का वैल्यू 1। सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ये कैसा है, सेमी इन्फिनाइट लेंथ वायर है, एक एंड मालूम है और दूसरा लेंथ इन्फिनाइट तक है। ओके, तो इसका हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे उसी टाइप का, उसी बेस पे क्वेश्चन कि एक एंड से डिस्टेंस r दिया हुआ है, ये एंड से 90 डिग्री बना रहा है। तो थीटा 1 का वैल्यू देखते हैं। ये ऐसे लाइन रहता था, ये लाइन रहता था, ऐसे लाइन रहता था और ये एंगल इससे रहता था, ये थीटा एंगल रहता था, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे है। सो ये घटते 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 कहाँ चला, यहाँ पे आ गया। तो ये एंगल जो हो गया वो थीटा वैल्यू वो कितना हो जाएगा, ये घटते घटते ये सेम आ गया मतलब 0 डिग्री।
सो थीटा 1 का वैल्यू जो आ गया वो है 0 डिग्री। थीटा 2 का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो ये ऐसे बढ़ते 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 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री, थीटा 2 का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये कैसा वायर है, सेमी इन्फिनाइट वायर है। यहाँ से एंड से एक डिस्टेंस, ये वाला एंड मालूम है लेकिन ये वाला एंड इन्फिनाइट तक है, ये वाला एंड यहाँ पे है। तो इससे अगर एंगल निकालेंगे, ये देखो ऐसे एंगल होता था, ऐसे करके यहाँ पे आ गया, मतलब थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री है, कोई एंगल ले नहीं सकते। थीटा 2 का वैल्यू ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पाई/2। तो थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू निकल गया। अब वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे सो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए क्या कैलकुलेट करना है, सो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है म्यू नॉट आई साइन 4πd, और ये साइन थीटा 1 के वैल्यू 0 डिग्री प्लस साइन थीटा 2 की जगह 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, और वो 0 + 1, 0 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 1 ही रहेगा। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया यहाँ से, है ना। सो देख रहे हैं ये वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4πd आया है। इससे पहले हम लोग देखे थे मैग्नेटिक फील्ड डी कितना आया था, जो पूरे तरह से इन्फिनाइट लेंथ का वायर था, उधर ऊपर भी इन्फिनाइट नीचे भी इन्फिनाइट, तो उस केस में केवल आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, और ये उसका आधा आया है म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। सो ये हम लोगों ने देखा। इसी बेस पे हम लोग आगे और प्रॉब्लम देख सकते हैं, जितना चाहे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्पेशल केस है जो स्पेशल इन फाइनाइट वायर है उसका दिया हुआ है। ये एक वायर है जिसका एक एंड मालूम है, दूसरा एंड कितना है एस है, जो एंगल थीटा एंगल पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में देख रहे हैं ये इसी पॉइंट पे है, यानी इधर से घटते घटते 0 आ गया। थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री ले सकते हैं, एंड थीटा 2 का वैल्यू ये थीटा 2 दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री, थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री से कम है लेकिन थीटा है मान लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, और ये साइन कितना है पहला 0 डिग्री प्लस साइन थीटा 2 की जगह थीटा 1 की जगह 0 डिग्री एंड थीटा 2 की जगह थीटा रख दिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो 0 प्लस साइन थीटा रहेगा। तो ये म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन 4πd, ये इसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया उस लेंथ पे। ठीक है, तो ये हमारा स्पेशल केस था जिसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ और देख लेते हैं अपना से, खुद मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं डायरेक्ट, और उससे हम लोग को बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा रहा पहला कि अगर मान के चलते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है एक वायर है जिसका लेंथ मालूम है, ये वायर है यहाँ, ये मान लेते हैं ये हमारे पास ये वायर है जिसका लेंथ मालूम है। वायर से कुछ डिस्टेंस पे ये मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ से मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हमारा दिया हुआ है, कुछ भी दे दिया D मान लेते हैं, और ये पूरे का पूरा लेंथ है L, है ना। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट इधर जा रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये A पॉइंट एंड है और ये B एंड है, इस एंड पे निकालना है। और ये M जो है मिड पॉइंट है, याद रहे ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, सो ये मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट है। तो चलिए अब हम लोग को इसको बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसको बनाने के लिए ये थीटा 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा और ये थीटा 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो आसानी से क्या हो जाएगा, बना सकते हैं। तो ये थीटा 2 हो गया, ये एंगल D है। तो चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, जरूर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ये वाले ट्रायंगल को पकड़ते हैं। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ओके, ये डिस्टेंस D दिया हुआ है, ओके, ये मिड पॉइंट है, सो ये लेंथ L/2 हो जाएगा, टोटल लेंथ L है, ये मिड पॉइंट है AB का, सो हमारा लेंथ क्या हो गया L/2, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंगल अगर मैं निकालना चाहूँ थीटा
θ2, सो ये भी एंगल वही रहेगा क्योंकि नीचे वाला भी सेम ट्रायंगल है, ये l/2 और ये d है, तो सेम ट्रायंगल है। तो चलिए हम लोग एंगल निकालते हैं θ2 का वैल्यू। सो यहाँ से हम लोग को θ2 का वैल्यू नहीं निकालना, हम लोग को sin θ का वैल्यू निकालना। तो ये मालूम है, पर बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का वैल्यू निकालते हैं। तो √d² प्लस l/2 का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेनस निकलेगा। इसीलिए जब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू, θ2 का वैल्यू और साइन θ1 दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि यहाँ भी ये l/2 हो गया और d हो गया, तो सेम एंगल आ जाएगा। बताइए। तो ये होता है परपेंडिकुलर थीटा के सामने ये, यानी l/2 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना होगा √d² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे l²/4। ये हमारा क्या आया, ये साइन थीटा का 1 का वैल्यू और साइन θ2 का वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, साइन θ1 प्लस साइन θ2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा साइन θ1, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा l, इसको हम लोग d² प्लस l²/4 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा आया, ये हमारे पास आया। अब इसको हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, μ0I/4πd, और हमारे पास है sin θ1 प्लस sin θ2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है sin θ1 प्लस sin θ2, लेकिन अभी अभी निकाले sin θ1 और sin θ2 का वैल्यू इतना आया है। सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/4πd, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा l/√d² प्लस l²/4। ये हमारा क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया है। ठीक है, सो ये हम लोग इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, आसान चीज है। चलिए तो हम लोग कुछ और इसमें टॉपिक देखते हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। हम लोगों ने इसमें क्या देखा, l लेंथ का वायर है, उससे d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एंगल वाला तो देख लिए थे, अगर एंगल नहीं मालूम हो तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे, है ना। कंसेप्ट θ1 θ2 का वैल्यू, sin θ1 और sin θ2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा उसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है ए, ये हमारा स्क्वायर दिख रहा है और स्क्वायर सबका लेंथ l दिया हुआ है, ये हर स्क्वायर का लेंथ l गिवन है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इसके सेंटर पे, इस सेंटर है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और इस जो रेक्टेंगुलर ये जो स्क्वायर लूप है, उस स्क्वायर लूप में करंट आई फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देख रहे हैं इसके कारण करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये थंब है, थंब के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में थंब को अरेंज किए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और इसके कारण भी इनवर्ड, इसके कारण इनवर्ड, यानी कि सबका लेंथ सेम है। अगर ये डिस्टेंस अगर मैं पूछा ना देखूंगा, तो ये डिस्टेंस पूरे टोटल l/2 होता है, सो हम लोगों ने l/2 रख लिया। तो एक वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसमें से चारों को जोड़ देंगे, वो सेम सबके कारण सेम होगा, तो चारों को क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O यानी सेंटर पर निकल जाएगा। तो क्यों अगर जोड़ रहे हैं, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। ये डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन इनवर्ड, उसके कारण भी इनवर्ड, उसके कारण भी इनवर्ड, इसके कारण भी इनवर्ड, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तो एक का निकालेंगे उसको 4 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि हम लोगों ने एक सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ किया, जो कितना डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। जब 90 डिग्री बनाता है तो इस स्क्वायर का प्रॉपर्टीज होता है, और ये जो होगा प्रॉपर्टी, जिसके कारण ये लेंथ आला l/2 लेंथ होगा। जब l/2 लेंथ है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा, तो दोनों एंगल सेम, ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, देख लेते हैं। ये l/2 लेंथ है, ये भी l/2 लेंथ है, और ये एंगल 90 डिग्री है। जब ये दोनों लेंथ सेम है, तो ये एंगल भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और तीनों मिलके कितना होता है, तीनों मिलके होता है 180 डिग्री। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो 2θ प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल का। सो 2θ इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे 90 डिग्री, एंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सो ईच एंगल इज 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री हुआ, और ये भी हमारा 45 डिग्री हुआ।
तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ये हमको मालूम है। बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के कारण, केवल एक के कारण हम लोग अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर रहेगा। सो एंड साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा 1 45 डिग्री, साइन थीटा 2 भी 45 डिग्री 45 डिग्री, और आर का वैल्यू कितना है L/2। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने पे आया म्यू नॉट आई 4 पाई L/2। ओके, और यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं तो साइन 45 2 इंटू साइन 45, और मालूम है ना साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हाँ मालूम होगा, आप लोगों को याद है, मालूम है। तो ये कितना है, तो ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, और 2 ऊपर चला गया, कर लिए, और ये फिर से ये 2, और ये वैल्यू हो गया 1/√2। साइन 45 डिग्री को 1/√2 वैल्यू पुट किया यहाँ पे। सो मैग्नेटिक फील्ड B1 जो आ गया हमारे पास, ये 4√2, ये 4√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, ये आया। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O पे निकालना चाहें तो सबके जोड़ देंगे B1, इसके कारण B1, इसके कारण B1, सेम लेंथ है, सेम डिस्टेंस, सेम लेंथ सेम डिस्टेंस पे सेम सिस्टम है, खाली ओरिएंटेशन अलग है। इसका ओरिएंटेशन ऐसे है, इसका ओरिएंटेशन ऐसे, इसका ओरिएंटेशन इसका, लेकिन सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा O पे, तो सबका वैल्यू भी सेम ही रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड सबको जोड़ेंगे तो 4 टाइम्स 4 गुना हो जाएगा, तो 4B1, और 4B1 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, इतना आ गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा आया। अब मैं बोल, इसमें क्वेश्चन है कि सर आप ये क्यों नहीं काट रहे, यानी कि 4 पाई से 4 को क्यों नहीं काट रहे, 16 को काट दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसलिए नहीं काट रहा है क्योंकि मैं बता दूं, म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके, अगर म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू निकालें तो इसका एक फिक्स वैल्यू आ जाता है -7, 10⁻⁻7। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू 10⁻⁻7 हो जाएगा, पाई वाई से डिवाइड करने का झमेला नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग नहीं काटे। ठीक है, सो ये हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो ये आया 16√2 म्यू नॉट आई 4 पाई एल, ये हमारा वैल्यू आया है। सो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इस स्टेप का। एक और स्टेप देख लेते हैं, एक और स्टेप देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए एक और स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और एक और स्टेप की तरफ देखते हैं कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। ये मान लेते हैं कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ये ट्रायंगल जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब कहने का मतलब इसके सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल है। तो अब इसके सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। मैं ये फिर से बता देता हूँ कि ये सबका लेंथ L मान लेते हैं, L लेंथ मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करना जाएंगे। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सबको मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो हर एक एंगल इसके 60 डिग्री होते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें फिर से वही काम करते हैं। ये 3 सेक्शन है, इसमें करंट मान लेते हैं, इसमें इस तरह से आई करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। इसके कारण अगर देखते हैं इनवर्ट, इसके कारण भी इनवर्ट और इसके कारण भी इनवर्ट, तीनों के कारण इनवर्ट आ रहा है करंट, मतलब क्या हो गया, तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा। सेम डायरेक्शन में वेक्टर हमेशा क्या हो जाता है, सिंपली ऐड हो जाता है, जो अलजेब्रिक एडिशन होता है उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि केवल एक के कारण हम लोग को निकालना है, और एक के कारण निकालेंगे तो बाकी का हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकल जाएगा। तो चलिए एक के लिए हम लोग प्रयास करते हैं निकालने का, है ना। तो हमारे पास इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से जिस वायर से जा रहा है उसके दोनों एंड से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मालूम है इसका एक खासियत आप लोग को मालूम है कि ये जो होता है, ये जो लाइन जो होता है वो इक्वल एंगल बाइसेक्टर होता है। ये जो होता है एंगल बाइसेक्टर होता है। अगर ये मान लिए 30 डिग्री तो ये भी हमें 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये ऐसे रहता है। तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री, क्यों मैं बताया कि ये एक एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है, और ये लाइन जो सेंटर से पास हो जाता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। 60 डिग्री को 2 भाग में बांटे, 30 डिग्री 30 डिग्री। अरे वाह, ये तो आसान हो गया। लेकिन लेकिन लेकिन
यहाँ से एक लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट करेगा, बट आर का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो यही वैल्यू हम लोग को निकालना है। अगर ये जो कट करता है वो दो इक्वल पार्ट में भाग बांटता है, अगर टोटल लेंथ एल है तो ये लेंथ हो जाएगा l/2। तो चलिए यहाँ से एक ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल को हम लोग लेते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। ये 30 डिग्री है, ये आर है और ये l/2 है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है ना, ये देखिए 90 डिग्री है, ये r है और ये l/2 है, ले लिया हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस l/2। इधर ले जाएंगे r का वैल्यू तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा l/2 tan 30 डिग्री। अरे tan 30 डिग्री का वैल्यू किसको किसको मालूम है, सबको मालूम होगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। सो हम लोग 1/√3 रखेंगे तो √3 नीचे आ जाएगा। r का वैल्यू आया l/2√3, ये r वैल्यू आया। एंगल मालूम है, θ1 θ2 का वैल्यू मालूम है। सो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एक वायर के सेक्शन के कारण, पहले वायर के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग पहले से जानते हैं, μ0I/4πr, और ये होता है sin θ1 प्लस sin θ2, यही हमारा होता है। चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, ये फॉर्मूला बोल सकते हैं हम। ये μ0I करंट का वैल्यू I, 4π और r का वैल्यू l/2√3, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और sin θ1 यानी sin 30 डिग्री, ओ, और यहाँ पे भी प्लस sin 30 डिग्री। वाह, sin 30 डिग्री की वैल्यू सबको मालूम होता है, क्या है sin 30 डिग्री का वैल्यू, 1/2। गुड गुड। सो 1/2 और ये 1/2, तो 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर जाएगा 2√3 μ0I/4πl, और यहाँ पे sin 30 डिग्री 1/2 और ये sin 30 डिग्री 1/2, 1/2 1/2 जोड़ेंगे, आधा आधा का जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा। सो 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। सो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है सेंटर पे, तो 3 टाइम B1 हो जाएगा, और B1 का वैल्यू हम लोग को मालूम है 2√3 μ0I/4πl, और इसका वैल्यू तो 1 आ गया। सो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे आया 6√3 μ0I/4πl। तो इस तरह से हम लोग ये ट्रायंगल के सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ट्रायंगुलर लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालें। सो आया 6√3 μ0I/4πl। एल इज द, इसका एज है, एज लेंथ है जो हमारे सर्कुलर लूप है उसका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं पीछे वाले का यूज करके। चलिए हम लोग ने लंबा ये लेंथ 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 देख लिया, यानी कि स्ट्रेट वायर के बारे में हम लोग देख लिया। अब हम लोग सर्कुलर लूप की तरफ जाते हैं और सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालते हैं कि कैसा आएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये हमारा सर्कुलर लूप है जिसमें क्वाइल भी बोल सकते हैं, और क्वाइल अगर बोलेंगे तो टर्न 1 हो जाएगा लूप के लिए। इसके पास मैग्नेटिक सेंटर पर μ0I/2r होता है। बोलेंगे कैसे होता है, हमको बिलीव नहीं है, करके दिखा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका प्रूफ करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा, ये सर्कल हो गया, दिख रहा है, एक बड़ा सर्कल नहीं बनना। तो ये हमारा सर्कल रहा। इस सर्कल का रेडियस हम लोग r मानने हैं तो r ही मान लेते हैं रेडियस, सेंटर है ये, सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग का, क्या रूल है कि यहाँ पे एक बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग एक छोटा सा लेंथ लिया dl, dl का डायरेक्शन हो गया ये, यहां से ये पॉइंट है O का, r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, r4 रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है। सो रेडियस के बराबर है, यहां से r डिस्टेंस पे O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस dl के कारण। तो हम लोग बायोट-सावर्त लॉ लगाते हैं, dB इक्वल टू होता है μ0I/4π, है ना, r² dl sin थीटा। यहाँ पे थीटा का साइन थीटा क्या होता है, r और लेंथ के बीच में एंगल होता है। तो डिस्टेंस और ये लेंथ का टेंजेंट के लॉन्ग, तो ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास होकर जाता है वो टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। सो एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। ओके, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है।
क्योंकि ये जो साइन थीटा होता है वो डीएल का एंगल निकालते हैं हम लोग, डीएल का आर के साथ कितना एंगल होता है वो हम लोग 90 डिग्री लिखा। सो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर के जगह कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू डीएल हो गया। ये सारा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कांस्टेंट है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट है वहां निकाल दिए, ये बचा बचा डीएल, डीएल है ये, और डीएल कितना इतना है। ये टोटल लेंथ को यहाँ से यहाँ डीएल अगर लिखेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा, टोटल लेंथ क्या है ये, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 पाई आर के बराबर। सो हम लोगों ने इसका वैल्यू रख दिया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 2 पाई आर, लग रहा है ये से एक 2 और एक आर से आर कैंसल। सो हमारे पास आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आया। सो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये हमारा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया है। ठीक है, सो ये सर्कुलर हो गया। अब हम लोग सर्कल का इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इसमें अगर आगे और क्या ले सकते हैं। बताना चाहें, अगर n टर्न कर देते हैं तो उसमें n मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सिंपल है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं। कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न लेते हैं, जैसे अगर एक लूप है उसमें बहुत सारे लूप आ जाते हैं तो वो कॉइल बन जाता है। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न एक से ज्यादा है तो बस खाली n से मल्टीप्लाई कर देना है। b एट सेंटर पे होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, आर इज द रेडियस, जहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे। अब इसी में हम लोग का सेक्शन डिफरेंट आता है कि जैसे मैं क्या बोला कि यहाँ पे इसी को मैंने हाफ कर दिया, यहाँ से मैंने क्या किया, ये हमारा है सर्कल और सर्कल का हाफ पोर्शन केवल हम लोगों ने लिया, तो उसके कारण हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये हमारा हाफ पोर्शन है सर्कल का, इसके कारण देख रहे हैं यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उससे आधा करेंगे तो ये आधा करेंगे तो इसका ये आधे के कारण होगा। सो आधा वायर का लेंथ आधा हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो जाएगा, आर इज द रेडियस। चलिए इसको क्वार्टर करते हैं, 1/4 पार्ट करते हैं, तो 1/4 पार्ट करेंगे तो ये इस तरह से 1/4 पार्ट, यानी म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पार्ट करेंगे तो पाई तो यहाँ नहीं होता ना, तो ये पाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 4r हो गया और यहाँ पे 8r हो जाएगा, 1/4 कर दिए इसका, और इसके कारण जो प्योर सर्कल है उसके कारण सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इससे आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, इसको और आधा करेंगे 1/4 काट दिए तो 1/4 से मल्टीप्लाई होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो इस तरह से लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, सो लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ चेंज हो रहा है, इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड, ये तो एक स्पेसिफिक हो गया, आधा कर दिए इतना कर दिए, लेकिन अगर कुछ एंगल पे दिया रहे कि इस तरह से कुछ एंगल पे दिया हुआ है तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे हमारे पास ये सर्कुलर आर्क है और आर्क यहाँ पे एंगल कितना दिया है, अल्फा दिया है, तो इसके कारण कितना होगा वो अब हम लोग देखने वाले हैं। अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं कि कैसे इस तरह से आया है। तो चलिए हम लोग अल्फा एंगल ले लिए, कोई बात नहीं। यहां से हम लोगों ने क्या किया कि ये एंगल यहां से ये जो होता है लेंथ, ये लेंथ कितना हो गया, अगर लेंथ, अगर मैं इसको एक सिंपली मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उतना इंटीग्रेशन के थ्रू नहीं जाता है, सिंपली लॉजिक के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। इंटीग्रेशन के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको लॉजिक के थ्रू। चलिए हमारे पास एंगल कितना था, याद रहे एंगल 2 पाई रेडियन था, तो उसके लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो आया सेंटर पे वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एग्री है यहाँ तक। चलिए अगर इसी में 1 रेडियन अगर एंगल करते हैं तो 1 रेडियन एंगल के लिए बीटा जो होगा, 1 रेडियन एंगल के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पे जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और नीचे में 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, ये हमारा आ गया। लेकिन अब अल्फा एंगल के लिए निकालते हैं, अल्फा रेडियन एंगल के लिए, सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा म्यू नॉट आई अपॉन, एक के लिए इतना है तो अल्फा के लिए अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये मैग्नेटिक फील्ड ये आया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर जो इंटू अल्फा है,
इसमें अल्फा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर अल्फा का वैल्यू 2 पाई रखेंगे तो द वैल्यू इतना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगा, जो एक कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही पाई रखेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अल्फा का अलग अलग वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा। ठीक है, सो ये अल्फा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना एंगल रहता है तो उसके बाद मैग्नेटिक सेंटर पे ऐसे लिख सकते हैं। उसका हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि अगर मान लो कि ये एंगल कितना हो, पूरे के पूरे एक पूरा सर्कल हो, तो सर्कल रहेगा तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और इसमें हम लोग 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो म्यू नॉट आई अपॉन कितना आता है, 2r आता है। तो चलिए सही आ गया। फिर हम लोग लेते हैं सेमी सर्कल लेते हैं, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये रेडियस हम लोग को r दिया है, तो सेमी सर्कल के लिए एंगल अगर निकालेंगे तो ये एंगल पाई हो जाता है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू पाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। सो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू ये कितना रहेगा पाई एंगल, सो पाई से पाई कैंसल, सो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। वहाँ पे 2r था पूरा सर्कल के लिए, आधा के लिए 4r आ गया। उसी तरह से और लेते जाते हैं, जैसे जैसे एंगल लेते जाएंगे बनाते जाएंगे। अब देखो ये हम लोगों ने एक 1/4 पार्ट ले लिया मैग्नेटिक फील्ड का, ये एंगल 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री के मतलब क्या हो गया, थीटा का अल्फा का वैल्यू कितना हो गया π/2। रेडियन में कितना लिख सकते हैं π/2 90 डिग्री को लिखते हैं। तो इस वायर के कारण, ये जो वायर है इस वायर के कारण इस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और अल्फा के जगह पे कितना रखेंगे, अल्फा रेडियन में रखना है π/2, 90 डिग्री नहीं रख देंगे, 90 डिग्री रखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो रखना है वो डिग्री में नहीं रेडियन में ही लेना है। तो 2 पाई आर अगर पहले पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ गया बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8r। ठीक है, उसी तरह से मैं एक और आर्क लेता हूं, और ये आर्क है इस तरह से दिख रहा है, ये आर्क इस तरह से है, और ये एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये एंगल मैं बता दूं कि ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 30 डिग्री एंगल बनने के बाद अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सेंटर है, उस सेंटर पे पॉइंट ओ है, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा, एंगल कितना है, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री, इसको रेडियन में लिख लेंगे। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा का वैल्यू π/6, तो यहाँ π/6 वैल्यू पुट कर देंगे। सो पाई से पाई कैंसर, सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 6 4 24r। तो ये सेंटर पे, तो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है, नहीं आसान है ना, हाँ तो आसान है। तो इस तरह से बस एक का वैल्यू ये मालूम है म्यू नॉट आई अपॉन अल्फा 4 पाई आर, तो बाकी का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्म हो गया और सर्कुलर के लिए, और उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं। इवन यहाँ तक कि मान लो कि एंगल और ज़्यादा रहे, जैसे कि और भी एक एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। ये हम लोगों ने एक्यूट एंगल लिया, अब एक ऑब्ट्यूस एंगल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा तो भी हम लोग बना सकते हैं। सपोज ये ऐसे दिया हुआ है, और ये हमारा ये इस तरह से दिया हुआ है कि ये सर्कल है और ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर पे इससे इस सर्कुलर वायर में ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है आई, करंट का डायरेक्शन निकालेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। ये फिंगर को कर्ल करते हैं, हम ऊपर डायरेक्शन में आए, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे करंट आएगा ओ पॉइंट पे। सो ओ पॉइंट पे करंट निकालना है, जबकि ये एंगल दिया है π/6। तो ये एंगल π/6 दिया है। टोटल एंगल यानी अल्फा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। जितना दूर में ये हमारा वायर कवर कर रहा है वो पूरा का पूरा एंगल को लेना है ना। तो पूरा एंगल होता है 2 पाई, जिसमें से π/6 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा अल्फा का वैल्यू निकलेगा। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 π/6, 6 2 12, 12 में से 1 जाएगा 11 π/6 से अल्फा का वैल्यू आया। ये रेडियस इसका r है दिया हुआ। सो आसानी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड O पे निकाल सकते हैं। हो गया म्यू नॉट आई अपॉन कितना है 4 पाई r, और अल्फा का वैल्यू जो रखे 11 π/6, पाई से पाई कैंसल। सो बी नॉट इक्वल टू आ गया 11 म्यू नॉट आई अपॉन 24r। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो इसी तरह से जरूरी नहीं है कि एक्यूट एंगल कहीं दिया रहेगा,
ऑब्ट्यूस में दिया रहेगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा अच्छा सा आ गया एक जनरल कॉन्सेप्ट, जिसके हम लोग सर्कुलर अगर लूप रहेगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, या कॉइल रहेगा उसके कारण भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे पास पहला रहा ये क्वेश्चन ये है कि एक दो कॉन्सेंट्रिक रिंग दिया हुआ है, दोनों में करंट, एक में इनर का रेडियस है R1, आउटर का रेडियस क्या दिया है R2। दोनों में करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है, एक में इनर वाले में I1 करंट फ्लो हो रहा है, आउटर वाले में I2 करंट फ्लो हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पहला वाला लूप में देखते हैं। पहला वाला लूप में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट लूप में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट, रिंग है पूरा का पूरा, तो म्यू नॉट I1 अपॉन R1 ये आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दिए। R2 पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये हो गया म्यू नॉट, ये यहाँ पे करंट इसमें I2 जा रहा है, I2 यानी 2 इंटू रेडियस कितना है बड़ा वाला का R2, तो R2 ले लिए, ये दोनों कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब देखेंगे कि अब पूरा टोटल सेंटर पे मैग्नेटिक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग को डायरेक्शन पता करने पड़ेगा। ये डायरेक्शन देख रहे हैं इधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो B हमारा B1 जो इसके कारण है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये भी देख रहे हैं इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके कल की ये भी आउटवर्ड आ गया। अरे भाई दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। जब दो कोई वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इसमें म्यू नॉट बाई टू कॉमन है, बाहर निकाल दिया। अब जोड़ देते हैं तो यहाँ से आया I1 बाई R1 और प्लस यहाँ से आया I2 बाई R2, तो ये हमारा आ गया। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये भी और डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया इस कारण से। चलिए और इसी टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जो बना सकते हैं हम लोग, आराम से बना सकते हैं। ये देखिए वायर दिया हुआ है, अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये देखिए वायर में क्या बोला जा रहा है कि एक इधर से वायर आ रहा है जिसमें I करंट है, इधर से जा रहा है जिसमें I करंट है, और ये सेंटर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस कितना दिया है, A दिया है। तो चलिए ये एक फर्स्ट पोर्शन हो गया, एक सेकंड पोर्शन हो गया, थर्ड पोर्शन हो गया। पहले वाले पोर्शन के कारण देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं बोल दिया जीरो। बोलेंगे क्यों, तो इसलिए क्योंकि ये वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है और इसी के एक्सिस पे ये पॉइंट P है। देखो आगे एक्सटेंड करेंगे, इसी के एक्सिस पे है पॉइंट P, इसीलिए इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। चलिए थर्ड वाला पोर्शन के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या हो गया, जीरो। बोलेंगे ये कैसे भाई, तो इसमें भी करंट इधर आई जा रहा है, इसमें इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहीं पे पॉइंट P है, इसी एक्सिस पे है। तो जब सेम एक्सिस पे है तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इसको शुरू में ही बताया थे, तो ये भी हो गया जीरो। अब बचा ये आर्क, दूसरा कारण, और आर्क कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, आर्क कारण म्यू नॉट I अपॉन क्या होता है 4 पाई R। ये टोटल पूरे सर्कल पूरे इतने के लिए इसमें एंगल कितना होगा, एंगल होता है ये एंगल यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये पाई एंगल, तो ये पाई से कैंसिल हो गया। तो ये म्यू नॉट I अपॉन 4R ये आया, ये किसके कारण, आर्क कारण, सर्कुलर आर्क कारण, सेमी सर्कुलर आर्क के कारण। सो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखाते हैं, इन दोनों का कारण जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन को लेना नहीं। इसको देख रहे हैं ऐसे है, इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, देखो अंदर आ रहा है, राइट हैंड का यूज करेंगे, फिंगर इस डायरेक्शन में कर्ल की, ऐसे थंब अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये क्रॉस हो गया अंदर की तरफ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे और यह आया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, रेडियस की जगह A दिया है तो यहाँ पे 4A, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया। और डायरेक्शन क्या रहा, क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ, तो वही हमारा यहाँ वैल्यू आया है। चलिए तो फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे बैटरी जुड़ा हुआ है और बैटरी से एक कंडक्टर से वायर ऐसे जा रहा है और ये फिर ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। तो ये करंट इस तरह से जा रहा है B से A तक, A से B तक, B से फिर C तक, ये हमारा करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो चलिए फ्लो हो रहा है, कोई बात नहीं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो लूप बन रहा है, एक ये और एक ये लूप बन रहा है। तीसरा एक ये वायर है, ये तो बैटरी है, इससे कोई लेना देना नहीं है।
चलिए ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अलग पोर्शन। तो एक पोर्शन हमारा ये मान लेते हैं, ये एक पोर्शन फर्स्ट, दूसरा ये, तीसरा हम लोग ये मान लेते हैं, चौथा इसको हटा देते हैं। तो बैटरी है, अगर मानना चाहे तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए चलिए चौथा ये पॉइंट हो गया। चलिए तो ये हम लोगों ने ए इसके कारण ले लेते हैं, वायर इसमें करंट आई जा रहा है, सब में आई करंट जाएगा, ऐसे यहाँ से आई करंट ही जाएगा सब में, पूरा लूप है ये। तो आई करंट जा रहा है ए, और पी जो है इसी लाइन पे है, इसीलिए पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। ये देखें चौथा वाला भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। करंट हमारा इधर जाएगा, ये कैसे जा रहा है, इधर ऐसे करके ऐसे, करंट का डायरेक्शन इसमें भी ऐसे है चौथा वाले में, और पी जो पॉइंट है वो इसके पीछे है, सेम लाइन पे है। तो सेम लाइन पे है तो मैग्नेटिक फील्ड 4 के कारण भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये दोनों तो चले गए। अब बचे ये, तो बड़ा वाला सर्कल जिसका रेडियस A2 है, छोटा वाला सर्कल जिसका रेडियस A1 है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का कारण मैग्नेटिक फील्ड जो अभी अभी हम लोग सीखे, ये सेमी सर्कल कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन होता है 4A होता है। तो इसके कारण देखेंगे, इसका रेडियस A1 है छोटा वाला, तो छोटे वाले के कारण यानी थर्ड के कारण देखें, सो म्यू नॉट करंट तो आई पास होकर जाएगा 4A1। चौथे वाले के कारण देखें, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4A2। तो A1 और A2 हम लोग को निकल गया यहाँ पे। अब देख डायरेक्शन का बात करें, इन दोनों का कारण 0 है तो कोई लेना देना नहीं। अब 3 और 2 के कारण देखना है, 3 और 2 के कारण, तो 3 के कारण देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन ऐसे के अंदर इनवर्ड, तो यहाँ पे इनवर्ड मतलब क्रॉस लगा दिए। ऊपर वाले के कारण देखें ऐसे मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब क्या लगा दिए, यहाँ पे डॉट लगा दिए। ठीक है, अब देखेंगे एक क्रॉस में है, एक क्या है डॉट में है। तो ये बड़ा वाला कौन दिख रहा है, A1 का साइज छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा होगा। तो अब हम लोग बड़ा वाला छोटा घटा देंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक अंदर के तरफ है एक बाहर के तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाता है वेक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे निकलेगा, इन दोनों के कारण 0 होगा, बचे इन दोनों के कारण। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि ये छोटा है और डिस्टेंस कम है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट, दोनों में देखें म्यू नॉट 4 कॉमन है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन आ गया। यदि म्यू नॉट आई अपॉन 4, म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन है, बड़ा वाला ये है। सो 1/A1 यहाँ बचेगा माइनस 1/A2। जो हम लोग ये पहले लिए हैं, पहले कौन सा लिए हैं, ये वाला लिए हैं, इसका डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, क्रॉस। देख रहे हैं कि मान लो कि बड़ा वाला, मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर है, अब मैं ना अंदर बाहर को ऐसे पलट के देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये इधर है और अंदर वाला इतना बड़ा है, B1 इतना बड़ा है, B2 इतना बड़ा है, ऐसे जब इसमें से इसको अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इतना पोर्शन इससे माइनस होगा, तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन, डायरेक्शन किधर रहेगा, B1 की तरफ। तो जो ज़्यादा रहता है उसी के डायरेक्शन की तरफ लेते हैं, यानी जिसमें से जो घटाएंगे उसी का डायरेक्शन यहाँ पे लेंगे। तो हम लोग ने पहले वाला में से घटाया है, तो पहले वाले का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ गया, इनवर्ड डायरेक्शन में आया है। अगर इसी को मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 और मैं लिखता हूँ A2 माइनस 1/A1, तो भी सही ही होगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ क्या देना पड़ेगा, डॉट। हाँ, तो जो पहले लिखेंगे है ना, उसी का हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया, ये इसका इस लूप के कारण। ठीक है, सो आगे और कंटिन्यू करते हैं इसी टाइप से धीरे कारण हम लोग देख लेते हैं। सो पहला पार्ट ये हुआ, A से D की तरफ करंट जा रहा है, और ये दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा। तो ये देख रहे हैं, ये एक वायर है, ये वायर पॉइंट P की तरफ है, ये भी एक वायर होगा, ये भी P के वायर इसी एक्सिस पे ये पॉइंट है, और यहाँ CV के एक्सिस पे ही ये पॉइंट, ये CV में ऐसे करंट जा रहा है, तो उसमें भी ये पॉइंट जो P होगा इसी लाइन पे लाई करेगा, यानी इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। अब बचा ये और ये, इसका इनर रेडियस जो रेडियस दिया हुआ A1 दिया हुआ, उसका रेडियस A2 दिया हुआ, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो छोटे वाले पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, लूप एक ही है तो करंट सेम रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन इसका सेमी सर्कल का कारण आता है 4A1, ये इसके कारण हुआ। बड़ा वाला के कारण देखेंगे तो B2 ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 कितना हो गया, A2। यहाँ पे करंट का वैल्यू स्मॉल आई दिया है, तो स्मॉल आई का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये देखते हैं इनका डायरेक्शन, इसके कारण ये बड़ा वाले के कारण अपवर्ड, तो बड़ा वाले के कारण ये अपवर्ड लिख दिया। छोटा वाले के कारण भी देखें, अरे वाह ये भी अपवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन, ऊपर डायरेक्शन में है,
तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इसमें क्या है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे निकालना है, इन दोनों के कारण 0 और बचा इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण जोड़ेंगे म्यू नॉट आई, इसमें भी है तो आई स्मॉल आई यहाँ दिया हुआ है तो कैपिटल आई का वैल्यू स्मॉल आई कॉमन हो गया, 4 भी कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा 1/A1 प्लस 1/A2। कितने लोग बोलेंगे सर मैच नहीं किया, अरे मैच है भाई, ये 4 पाई नीचे और ऊपर 4 पाई कैंसिल कर दो तो देखो इतना ही आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपन पाई 1/A1 प्लस 1/A2। अब बोलेंगे सर यहाँ 4 पाई क्यों दिया, आप क्यों नहीं दिए, तो अरे यार म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू लिखेंगे तो हमको डायरेक्ट आ जाएगा 10⁻⁷, कैलकुलेशन से हम लोग बच जाएंगे। तो 10⁻⁷ हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू लिखाएंगे, इसीलिए हम लोग पाई को ऊपर नीचे रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन में क्या हो, आसान हो। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन, इसमें क्या है, करंट ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे मुड़ा करंट और ऐसे गया, ठीक है। सपोज मान के चलते हैं ये एक तरह से वायर जैसा काम करेगा, इन्फिनाइट लेंथ वायर जैसा काम करेगा, इसको मान लेते हैं कि ये वायर है और ये कैसा काम किया, इन्फिनाइट लेंथ वायर जैसा ये काम करेगा, ठीक है। सो चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसका हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये वायर है, एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन ये लूप हो गया, दो पोर्शन हम लोग ले लिए। एक लूप है, पहला वाला हमारा वायर है, ये वायर जो इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से जा रहा है, यहाँ से एक ए डिस्टेंस है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे निकाल सकते हैं यहाँ। इसके कारण जो फर्स्ट पार्ट है ये वायर के कारण वो क्या होता है, म्यू नॉट करेंट जा रहा है आई अपॉन कितना हो जाता है 2π ए, ये फॉर्मूला होता है। सो म्यू नॉट आई का वैल्यू स्मॉल आई है, 2π ए, ये हमारे पास किसके कारण आया, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के कारण आया। दूसरा हमारा पार्ट जो है, दूसरा जो है वो क्या है, लूप है, और ये लूप के करंट ऐसे जा रहा है लूप में, तो इसका डायरेक्शन देखेंगे तो देख रहे हैं ये ऐसे है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डॉट लगा दिए। इसमें देख रहे हैं ये ऐसे जा रहा है तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में, इसका सेंटर पे क्रॉस लग गया, इसका रेडियस क्या है, ए है, ये ऐसे देख रहे हैं, ऐसे किए तो अंदर क्रॉस लग गया। इसमें देख रहे हैं ऐसे तो आउटवर्ड, तो ऊपर आ गया करंट के डायरेक्शन, थंब करंट किए, थंब फिंगर आगे की तरफ बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये इनवर्ड के डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है तो इनवर्ड ले लिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे इस पॉइंट पे V2, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू रेडियस ए, तो रेडियस ए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में, क्रॉस लगा दिए। एक आउटवर्ड में है, एक इनवर्ड में है, ये दिख रहा है, ये बड़ा वैल्यू है, ये क्या है, छोटा वैल्यू है, क्योंकि ये देखो नीचे वैल्यू कम है और नीचे वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब ये छोटा, कम है। तो अब वैल्यू निकालेंगे बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे, बड़ा है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, उसमें से छोटा घटा देंगे म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 2π ए। सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ गया कितने डायरेक्शन में, म्यू नॉट आई अपॉन 2a कॉमन हो गया, यहाँ 1 - 1/π बचा, और ये जो डायरेक्शन बड़ा वाला कौन है, ये है, ये है, ये डायरेक्शन किधर रहेगा, क्रॉस मतलब इनवर्ड डायरेक्शन। इसमें ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है, और उसका वैल्यू रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 है 1 - 1/π, वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करना आसान है। तो चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन, और दिख रहा है कि अरे ये तो सेम टाइप का दिख रहा है, तो सेम टाइप का तो है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये सेकंड पोर्शन ले लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन में करंट इधर फ्लो हो रहा है, फर्स्ट पोर्शन है ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इससे यहाँ से ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसमें करंट आई जा रहा है, सो म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है 2π ए, ये होता है। तो ये तो मालूम है, इतना बार हम लोग लिख लिए हैं कि अब तो याद हो गया होगा सबको, है ना। अब इसमें देखते हैं डायरेक्शन, देखते हैं, थंब को अरेंज किए, इन थंब को अरेंज किए करंट के डायरेक्शन में, देखिए आउटवर्ड, थंब को अरेंज किए करंट के डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में आया, तो हम लोगों ने ये आउटवर्ड लिख लिया। अब B2 के कारण देखते हैं, B2 में जो करंट जा रहा है वो सर्कुलर सर्कल है, वो सर्कल का डायरेक्शन इधर है, इससे करंट जात है, तो जात रहा है इधर, यहाँ पे पॉइंट ए है। अब इसके कारण मैग्नेटिक, तो आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल के कारण कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, तो ये रेडियस ए है तो 2a ये फॉर्मूला होता है। अब दो ये भी क्या है, इसके कारण भी ये आउटवर्ड आया, तो आउटवर्ड दोनों भाई भाई सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यानी P पे निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2π a
प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2a, दोनों को जोड़ेंगे सो यहाँ पे कॉमन आने वाला है, जो सेम रहेगा उसको कॉमन निकालेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2a कॉमन हो गया और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचा 1/5 और ये डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा आंसर आया। तो इस तरह से हम लोग बनाते जाएंगे, बहुत आसान है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते जाना है। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे। ये 90 डिग्री है, ये आर्क है, इसका मतलब इस सर्कल का आर्क है, ये 90 डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो π/2 लिख सकते हैं। सो आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, वो होता है म्यू नॉट करंट आई अपॉन 4πr, आर रेडियस इंटू अल्फा। यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना है जी, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr और ये अल्फा है π/2। तो ये वो फर्स्ट पोर्शन ले लेते हैं। दूसरा पोर्शन एक ये वायर है जो इन्फिनाइट तक गया है, तो ये सेकंड पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन के कारण ये निकाले तो B1 मैग्नेटिक फील्ड निकला। ये आर्क है, कैसा आर्क है, एंगल 90 डिग्री π/2 है, π/2 लिखा, पाई से पाई कैंसल, और यहाँ B1 के कारण मैग्नेटिक जो आया म्यू नॉट आई अपॉन 8r। तो ये हमारा इस वाले पोर्शन के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया, उसका डायरेक्शन निकालेंगे, ये देखिए इनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये आया इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, क्रॉस लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है इसके कारण, तो क्रॉस आया है। अब हमारे पास और है, ये दूसरा वायर है और ये हमारा तीसरा वायर है, ठीक है। दूसरा वायर को गौर से देखते हैं, गौर से देखते हैं तो ये करंट इसमें भी आई जा रहा है और इसमें करंट ऐसे, दूसरा पोर्शन वायर का या तीसरा पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन है, उसमें देख रहे हैं कि करंट इधर जा रहा है और इसके ये एक एंड से एक r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे मैग्नेटिक पी पॉइंट है और ये इन्फिनाइट है। दूसरा पोर्शन देख रहे हैं, दूसरा पोर्शन में देख रहे हैं कि ये ऐसे वायर है और इसके एक एंड से यहाँ से सेम r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वही दोनों सेम कंडीशन है, दोनों सेम कंडीशन है, बट डायरेक्शन का बात करें तो इसमें हम लोग देख रहे हैं करंट के डायरेक्शन में उठा किए, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आया, तो मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 आया है, B2, और इसके कारण देख रहे हैं तो ये भी, इसके कारण भी सेम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया B2, सेम ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्योंकि सेम कंडीशन दिया है, ये r डिस्टेंस पे एंड पे, r डिस्टेंस एंड पे इन्फिनाइट बार, खाली करंट के डायरेक्शन के कारण इन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग हो सकता है। पहले वाले का डायरेक्शन निकाले, ये आउटवर्ड आया, दूसरे वाले का डायरेक्शन निकाले, अरे ये तो इनवर्ड आ गया, तो दूसरा वाला इनवर्ड, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, डायरेक्शन में अलग अलग है। सो टोटल मैग्नीट्यूड भी ये माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये अगर ये प्लस ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं पी पे, तो पहले वाले पोर्शन के कारण जो अंदर में है उसको जोड़ देंगे, तो B2 है इसको भी जोड़ दिए, और फिर क्या होगा, बाहर में है उसको माइनस कर देंगे, माइनस B2, और ये किसके तरफ आया, अंदर के तरफ, हम लोग पॉजिटिव लिए अंदर के तरफ, ये B2 कैंसिल, बचा B1 के कारण, और B1 कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकला, ठीक है। तो इन दोनों वायर के कारण कैंसिल होगा, अगर निकालना चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके कारण B2 का जो वैल्यू आएगा एक एंड के कारण, वो पहले भी निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr ये होता है। अगर पूरा इन्फिनाइट वायर रहता है, अगर पूरा इन्फिनाइट वायर है ऐसे, तो अभी हम लोग निकालते हैं, इससे r डिस्टेंस पे निकालना रहता है मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr लेते हैं। इसी का ये ए वाला पोर्शन हटा दिए, केवल आधा वाला पोर्शन लेते हैं यहाँ से इन्फिनाइट तक, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो ये बाई आधा हो जाता है, आधा हो जाएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr ऐसे लिखते हैं, और वही हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr आया है। तो ऐसे करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। इसको हम लोग डिराइव भी किए थे, कैसे आया था, एक 0 डिग्री एंगल, एक 90 डिग्री एंगल, उसमें हम लोग कैलकुलेट किए थे पहले भी। सो हमारा रिजल्ट क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 8r आया है, ठीक है। उसी तरह से और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जैसे और क्वेश्चन देखेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ये वायर है, इसके कारण हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा। सो हमारे पास ये है, ये आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क लग रहा है, रेडियस r दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, एक वायर है, दूसरा वायर है, इसमें करंट I ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जाके, और इसमें करंट ऐसा निकाल रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस दोनों में करंट I, इधर भी I करंट जा रहा है, यहाँ भी I, और इसमें भी हमारा I करंट जा रहा है। तो एक पोर्शन, सेकेंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। पहले फर्स्ट पोर्शन को देखते हैं,
फोर्थ पोर्शन जो है ये ऐसे है और इससे इन्फिनाइट पे यहाँ से ये r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू V1 निकलेगा, उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट I अपॉन 4πr। यही होता है, एक एंड से, एक इन्फिनाइट हो, एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P है वहाँ पे निकालने का म्यू नॉट I अपॉन 4πr होता है। तो 4πr हम लोगों ने ले लिया। और डायरेक्शन का बात करेंगे तो ये थंब को उधर अरेंज किए, ए इनवर्ड डायरेक्शन में आया तो क्रॉस लगा दिए। दूसरा वायर के कारण देख रहे हैं सेम ऐसी हैं, लेकिन यहाँ से ये भी कितना है, r डिस्टेंस पे है। तो इसके ये इन्फिनाइट से जा रहा है, इन्फिनाइट से r तक का। तो ये दूसरे पोर्शन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πr सेम। बट इसके कारण देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कारण थंब को अरेंज किए करंट के डायरेक्शन में, या आउटवर्ड आया या आउटवर्ड आ गया। तीसरा वाला पोर्शन सेमी सर्कुलर आर्क है, तो तीसरा वाला पोर्शन के कारण ऐसे है और ये आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है। इसके कारण करंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4r होता है। तो 4r हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि पूरा सर्कल के कारण क्या होता है, पूरा सर्कल के कारण म्यू नॉट I अपॉन 2r होता है। और ये आधा सर्कल दिया है तो उसका आधा हो जाएगा, आधा करेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2। तो पूरा सर्कल के कारण होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो आधा सर्कल के कारण होगा, उसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 4r ये। अब इसका डायरेक्शन देखेंगे तो इसका डायरेक्शन देख लिए ऐसे है, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालेंगे, ये है, ये दोनों सेम वैल्यू है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचा केवल यही मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन क्या हो गया 4r। ये हमें ऐसा बचा है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आप लोग को देख के लग रहा होगा कि अरे क्वेश्चन में तो कुछ अलग आंसर दिया है। तो ये यहाँ पे ये हो सकता है कि करंट ऐसे गया, वो ऐसे गया, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे दिया हो। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। तो अगर हम लोग डायरेक्शन इसका अपोजिट लेंगे तो ये देखेंगे इसके कारण भी इनवर्ड आएगा, तो क्रॉस आ गया। अब सब इनवर्ड आया तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होने वाला है। इनवर्ड आया तो कैंसिल नहीं होना, जोड़ेंगे, ये वाला तो रहेगा, ये आउटवर्ड है तो आउटवर्ड वाला को पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर हम तो इनवर्ड वाले को नेगेटिव लेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये नेगेटिव मतलब माइनस में आ जाएगा। सो हम लोगों ने माइनस में यहाँ ले लिया है ना। ये आउटवर्ड को पॉजिटिव लिए तो इनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ले लिए। यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे म्यू नॉट I अपॉन 4r, म्यू नॉट I अपॉन 4r, तो इसका डबल हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू 4r, है ना, ऐसे आ गया। अब देखते हैं BP का वैल्यू, B एट P पे निकालते हैं। म्यू नॉट I का कॉमन निकालते हैं, म्यू नॉट I अपॉन, यहाँ से कैंसिल हो गया 2 अपॉन 2r को कॉमन निकाल दे, 2r यहाँ भी है, 2r यहाँ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 और माइनस यहाँ बचेगा, यहाँ तो सब कैंसिल हो गया, 1 यहाँ पे कितना बचेगा, 2r कैंसिल हो गया तो 1/5 बचा। और ये हम लोग आउटवर्ड को पॉजिटिव लिए हैं तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में ये आएगा। तो मैग्नेटिक, तो यहाँ ये क्वेश्चन में ये था कि ये हमारा जो डायरेक्शन होता इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में होगा, तब ये वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख लग रहा है कि करंट अगर इधर जा रहा है तो ऐसे जाएगा, तो ये इधर ही जाने वाला है यहाँ, लेकिन एरो गलत से बाय मिस्टेक बन गया है, इसी कारण से वैसे आया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है अपने कॉपी पे, बिना किसी की सहायता से, और आंसर को लाना है उतना, है ना। जितना जल्दी लाएंगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस जितना करेंगे, प्रैक्टिस होगा तो फिर याद होगा, एकदम रिमेंबर हो जाएगा, आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी दिख रहा है कि सर्कल दिख रहा है और सर्कल का पार्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये वाला एक पोर्शन है, यहाँ से यहाँ फर्स्ट पोर्शन, ये है एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन हम लोग ले लेते हैं, इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें भी करंट आई, सेम करंट जा रहा है, ये करंट है 1 2, तीसरा पोर्शन ये दिखा, चौथा पोर्शन ये देखा, पांचवा पोर्शन ये देखा, छठा पोर्शन ये दिखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से कारण जीरो होगा, उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए 6 वाला पोर्शन के डायरेक्शन में ही पॉइंट P है, और 4 वाला के ही डायरेक्शन में है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 6 और 4 के कारण क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम लोगों ने बताया था ये वायर के अलोंग अगर पॉइंट आ जाता है, वायर के अलोंग कोई पॉइंट आ जाता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो सेम 6 वाले के लाइन पे ही ये पॉइंट P है तो 0, 4 वाले के पॉइंट पे है, ये भी इसके कारण भी 0। अब चलते हैं पहला वाला पोर्शन है 90 डिग्री एंगल, यानी कि सर्कल का 1/4 पार्ट है,
एक सर्कल रहता है तो एक सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इसको हम लोग क्या फोर्थ पार्ट किए हैं तो 1/4 कर देंगे। तो ये वाला पहला वाला जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इतना आएगा 1/4 पार्ट, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू पाई/2 वैल्यू पुट कर देंगे तो भी निकल जाएगा। यानी कि हम लोग देखे थे कि ये वैल्यू ऐसे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और अल्फा अल्फा यहाँ पे 90 डिग्री मतलब पाई/2, पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 2 8, यानी ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। तो म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे भी कैलकुलेट किए तो 8r आया है, यहाँ पे भी 8r आया है। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 1 के कारण इतना आया। इसका डायरेक्शन देखेंगे ऐसे ऐसे मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो B1 हमारा पहला पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड आया ये म्यू नॉट आई अपॉन 8r एंड दिस इज इन लॉन्ग आउटवर्ड डायरेक्शन। सो आउटवर्ड डायरेक्शन में आया। इसको देखते हैं, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है और ये भी 90 डिग्री वाला है, यानी B2 का वैल्यू भी सेम आने वाला है क्योंकि करंट सेम है, रेडियस सेम है, करंट रेडियस सेम है, सो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम आने वाला है, सेम पोर्शन है, डायरेक्शन भी सेम आएगा क्योंकि हम लोग डायरेक्शन देखो ये देखो इसके कारण भी आउटवर्ड आया, तो ये भी आउटवर्ड आने वाला है। अब बचा हमारा कौन सा, ये 5th पोर्शन, फर्स्ट सेकेंड 4 और 6 खत्म हो गया, अब 3 और 5 बचा है। 3 को देखते हैं। 3 एक इन्फानाइट वायर है, इसके एक एंड से ये r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पे मतलब पूरे इन्फानाइट वायर का आधा पार्ट, सेमी इन्फानाइट मतलब इन्फानाइट के कारण होता है 2πr, और ये तो यहाँ हो जाएगा आधा 4πr। ये हमारा करंट आया। इसके कारण करंट का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये इसका ऐसे देख रहे हैं, ये थंब को करंट के डायरेक्शन में अरेंज किए तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका भी ये आउटवर्ड आ गया। ओह, अब बात करते हैं इसके कारण 3 हो गया, अब 5 के कारण, 5 के कारण भी देख रहे हैं, अरे आउटवर्ड से भी सेम, ये है सेमी इन्फानाइट वायर, यहाँ भी एक एंड है, एंड से दिया हुआ है, ये इन्फिनिटी पे है, तो इसके कारण भी 5 के कारण भी सेम आने वाला है, कितना म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और ये डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन भी आउटवर्ड आ रहा है क्योंकि ये देखिए हमको इधर रखें तो ये देखिए P पॉइंट पे इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा है, तो सब सेम डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं, ये दोनों सेम दिख रहा है तो दोनों को डबल हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये आ गया, दोनों को जोड़ दिए, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे सेम सेम दिख रहा है तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये आ गया यहाँ से। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब जो जो कॉमन निकालने वाला है यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, देख रहा है कॉमन क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सो म्यू नॉट आई अपॉन मैंने 4r को कॉमन निकाल लिया, सो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन निकल गया तो ऊपर में 2 बचा और नीचे में कितना बचा पाई 2π, और ये टोटल आउटवर्ड डायरेक्शन में, सो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आया। इसको मैच करके देखेंगे क्या मैच हो रहा है, तो हाँ मैच हो रहा है क्योंकि सही बना है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि कितना कितना आसान है, बस एक चीज को पकड़े रहना है और उसी को सॉल्व करते रहना है। इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग में बैठ जाएगा ये। सो बायोट से बट लोग कभी भी भूलेंगे नहीं, इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिख रहा होगा ये सर्कल है, दो तरह का सर्कुलर लूप दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक सर्कुलर लूप इस प्लेन में है, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, एक लूप है सर्कुलर लूप है, और दूसरा सर्कुलर लूप है यानी दूसरा जो कॉइल है वो वर्टिकल में इस प्लेन में इस तरह से रखा हुआ है। ये दो रिंग रखे हुए हैं, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला वाला रिंग को देखते हैं, यानी कि ये रिंग को देखते हैं। इस रिंग के में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में करंट गिवन है, फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वाई एक्सिस की तरफ। सो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आई करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है कॉइल 1 में, है ना, और इसमें अगर हम लोग कॉइल 1 में आई करंट या I1 अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई क्रॉस ऐसे करेंगे, आई तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर की तरफ, और ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, और ये किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में ये आ जाएगा, जैसे वाई एक्सिस दिख रहा है वो।
तो इस रिंग के कारण वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड आया। मैग्नेटिक फील्ड रिंग के कारण कितना होता है सबको मालूम है, वो होता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2, इसका रेडियस अगर r है तो r ले लेते हैं 2r। ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। एंड डायरेक्शन हम लोग लिख लेते हैं, ये z डायरेक्शन में आया है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के कारण अगर देखना चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इस लूप के कारण हम लोग लिख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक जो वर्टिकल सर्कल है उसके कारण उसमें करंट दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ऐसे करंट के डायरेक्शन को थोड़ा फिंगर को कर्ल करेंगे, थंब का डायरेक्शन जो होगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। एंड दिस इज द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। एंड इफ इट हैज अ रेडियस r, अगर रेडियस हमारा r है तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन म्यू नॉट। करंट अगर I2 फ्लो हो रहा है तो म्यू नॉट इंटू I2 और ये होगा 2r। ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट करना है तो I के अलोंग हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ये भी वेक्टर फॉर्म में आ गया। दोनों रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालते हैं, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी वाई ऐसे हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे बी एक्स अगर बोलेंगे तो बी एक्स का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I2 2r I डायरेक्शन में, प्लस यहाँ पे देखेंगे म्यू नॉट I1 2r z डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड निकला, ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, I कंपोनेंट का स्क्वायर रूट अंडर j कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पे म्यू नॉट 2r कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 2r को कॉमन निकाल दिए, ये ब्रैकेट में बता I कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब I2 का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर I1 का स्क्वायर, दैट मीन्स I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर रूट के अंदर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया। तो मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू जो हो गया म्यू नॉट 2r अपॉन I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये म्यू नॉट 2r कॉमन है दोनों में, मैं बाहर निकाल दिया, बचा I और j मतलब 2i और प्लस ये j ऐसे करके। तो अब हम लोग को जो बचा उसका हम लोग को निकालते हैं I2i और प्लस I1j, और इसका हम लोग I j है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, तो रूट अंडर I2 का स्क्वायर प्लस I1 का स्क्वायर वही लिख दिए। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहा, इस तरह से निकालते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर हम लोग को वो बेसिक दो तीन चीज याद है। कौन कौन से बेसिक है, एक इन्फिनाइट रॉड के कारण, एक दूसरा क्या हो इन्फिनाइट जो लेंथ का वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मालूम होना चाहिए। दूसरा हम लोग को मालूम होना चाहिए बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रूफ किए थे θ1 θ2 पे, उसका वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2 वाला। और तीसरा हम लोग को सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो, और मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट के कारण सर्कुलर पार्ट के कारण कितना होता है वो, ये सब मालूम होना चाहिए, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक प्लेन जो दिया हुआ है XY प्लेन, XY प्लेन में एक सर्कल है, सर्कुलर लूप है। उसके बाद ये जो प्लेन है ये प्लेन दिखा रहा है X और Z, Y और Z प्लेन, Y और Z प्लेन में एक वायर है और ये दिया है Y, ये है नीचे Y और ये है Z, YZ और ये XZ, दो प्लेन है उसमें दिया हुआ है, और तीसरा XY प्लेन। तो XY प्लेन में सर्कल है तो तीन पार्ट हो गए, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला, एक ये, तीन पार्ट हो गए। तीनों पार्ट के कारण हम लोग क्या करते हैं, करेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कहाँ पे निकालना है, तो ये सेंटर पे निकालना है। तो चलिए पहला वाला कारण निकालते हैं, पहले वाले के कारण निकालते हैं। ये मालूम होगा ये कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस सेम r रेडियस के बराबर होगा, जो सर्कल का रेडियस रहेगा उतना ही वो डिस्टेंस रहेगा क्योंकि ये सर्कल के एज से है, परपेंडिकुलर है। चलिए इस डायरेक्शन में अगर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मान के ये है ऐसा, ये जो है एक तरह से प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो करंट का डायरेक्शन इनवर्ट जा रहा है, तो इनवर्ट डायरेक्शन में थंब लिए, और मैग्नेटिक फील्ड पर देखें नीचे आ रहा है, नीचे कौन सा y है तो माइनस I के डायरेक्शन माइनस j के डायरेक्शन में आ रहा है। सो पहले वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड V1 का जो वैल्यू आया, ये कैसा वायर है, सेमी इन्फिनाइट वायर, और सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, ये सेमी इन्फिनाइट वायर हो, सॉरी 4 पाई r। अगर
पूरा रहता है तो 2 पाई आर रहते हैं, पूरा इन्फिनाइट और सेमी इन्फिनाइट के कारण आधा हो जाता है तो आधा ले लिया। ये आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। और डायरेक्शन अगर बात करेंगे, डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स माइनस वाई एक्सिस। माइनस वाई एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं माइनस जे कैप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट जो वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन। नेक्स्ट सेकंड पोर्शन का लेते हैं और सेकंड पोर्शन ये एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में है तो यही प्लेन मान लेते हैं और ये क्या होगा, ऐसे फिंगर कर्ल करते हैं। हम किधर आ गया, अंदर की तरफ आ गया। सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया। अंदर कौन सा एक्सिस है, अंदर है जेड। जैसे ये अगर एक्स मान लिए, ये वाई मान लिए, तो बाहर की तरफ जेड और अंदर की तरफ माइनस जेड। माइनस जेड को माइनस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस सर्कल के कारण, ये सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन माइनस के तरफ होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग किसी एंगल पे वैल्यू निकालना सीखे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड थीटा। म्यू नॉट आई अपॉन थीटा, ये अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। ये लूप ये इतना एंगल ट्रेवल कर रहा है, कैसे निकालेंगे, तो आसान। ये है पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 3 बार 90 डिग्री मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। यानी पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 ये एंगल हुआ, पाई बाई 2 एंगल हुआ, ये देखते जाएंगे। ये एंगल पाई बाई 2, ये एंगल 90 डिग्री पाई बाई 2, ये एंगल 90 डिग्री पाई बाई 2। तो ये पूरा का पूरा ये एंगल कवर हो गया, जितना दूर में ये वायर है उतना दूर का कवर हो गया। सो एंगल पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये कितना बार है, 3 बार है। सो हम लोग लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 आ गया। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियन में दिया हुआ है ना, यहाँ पे थीटा में बताया था कि रेडियन में ही यूज करना है। सो यहाँ पे रेडियन में यूज करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एन इंटू 3 पाई बाई 2। सो पाई से पाई कैंसल। सो हमारे पास आया म्यू नॉट आई 3 म्यू नॉट अपॉन 8 आर। बट डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन हम लोग बताएं इन अंदर की तरफ, अंदर माइनस के कैप। ये डायरेक्शन हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड वाला मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। और तीसरा हमारा वायर ये है, तीसरा वायर का भी डायरेक्शन किधर है, चलिए ये है डायरेक्शन। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखते हैं। इस डायरेक्शन में आया माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो तीसरे कारण मैग्नेटिक फील्ड आया है वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये क्यों आया 4 पाई आर, क्योंकि सबको मालूम है कि 4 पाई आर ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो बाहर की तरफ करंट निकलेगा, थंब का डायरेक्शन ये देखिए अरेंज किए, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये कौन सा है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई, माइनस एक्स का आई को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करना है, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे, वो सेंटर पे निकालना है, वहीं तो निकाल रहे हैं हम लोग। चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, बी 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 टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ओ पॉइंट पे जो सेंटर है वहां पे निकालेंगे। तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट आई 4 पाई आर, ये क्या हो गया, आई डायरेक्शन में, आई वाला पहले लिखते हैं फिर जे वाला लिख देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये माइनस जे डायरेक्शन में, ये भी माइनस होगा, माइनस जे डायरेक्शन में आया, ये भी माइनस है तो माइनस 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, और ये है के डायरेक्शन में। तो ऐसे हम लोगों ने लिख लिया, आई जे के का वैल्यू सब माइनस में आया है। इसमें से जो कॉमन निकलता है उसको हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल सकते हैं। सो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा 1 बाई पाई आई डायरेक्शन में प्लस 1 बाई पाई जे डायरेक्शन में, और यहाँ पे बचेगा प्लस 3 ऊपर में बचा, नीचे में 2 बचा, 3 बाई 2 क्या हो जाएगा, के डायरेक्शन में। सो ये हमारे पास आया आई जे के डायरेक्शन में, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आया है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, तो कॉमन हो गया बचाइए, तो रूट अंडर आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस तो नहीं होता मैग्नीट्यूड में, स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, तो ये तो रहेगा ही, उसके साथ हमारे पास ये रूट में आ जाएगा बंदा, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर 1 बाई पाई का स्क्वायर प्लस 1 बाई पाई का स्क्वायर तो 2 पाई का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे इसका, तो
इसका करेंगे इसका स्क्वायर यानी 9/4, तो इतना हमारा क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा वैल्यू। सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया। तो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग में दिया रहे तो चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अभी तक तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करके। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर एट अ डिस्टेंस 2d अपार्ट, टू डिस्टेंस अपार्ट दे आर कैरिंग स्टेडी इक्वल करंट flowing out of the plane of the paper as shown the variation of the magnetic field V along x dash is given y। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है किधर होगा। तो पहले ये क्या दिया हुआ कि दो वायर है, और दो वायर कैसे दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ कि दो वायर है, ये डॉट दिए हुए हैं, डॉट दिए हुए हैं, दोनों पैरेलल है, और पैरेलल है और किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में वायर निकल रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में है वायर और उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ऐसे दो वायर रखे हुए हैं मेरे तरफ, जैसे आप लोग देखेंगे तो ऐसे दो वायर जा रहे हैं आपकी तरफ। तो ये दो वायर हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 2d डिस्टेंस दिया हुआ है इनके बीच का 2d, यानी कि बीच मिड पॉइंट अगर लेते हैं तो इनका भी डिस्टेंस d हो जाएगा, मिड पॉइंट से इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, d होगा। आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है, सो इसके कारण कौन सा वेरिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में वो बताना है। x जहाँ पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में ये बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर देना है और हम लोग बता सकते हैं, डायरेक्शन का खेल है सब। तो चलिए इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग इस साइड आते हैं, इस साइड, इस एक्स के इस साइड आते हैं। ये हमारा एक्स डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग इधर शुरुआत करते हैं, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते जाएंगे आगे। तो इस एरिया में लेते हैं, इस वायर के कारण, जैसे ये वायर इधर है, इसके कारण इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे, ये वायर 1 मान लेते हैं, ये वायर नंबर 2 मान लेते हैं, दोनों में करंट सान मान लेते हैं, सेम करंट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस का मैटर है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, ये जो है इस वायर के कारण करंट क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देखिए थंब आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड का यूज करना है, तो थंब को आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लिए यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो किधर आ रहा है, ये देखिए डाउनवर्ड के डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये डाउनवर्ड के डायरेक्शन में। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जब फॉर्मूला लेते हैं इन्फिनाइट वाइड के कारण, तो होता है μ0I/2πr, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो ये नजदीक में है, ये दूर में है, दोनों में करंट सेम जा रहा है, तो नजदीक वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो नजदीक वाले के कारण यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में क्या लगाया, ज्यादा, यानी 1 के कारण ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा है डॉट, इसके कारण भी उधर उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो किधर आ रहा है, थंब के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में थंब को अरेंज किए और मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में निकाल रहे हैं, इस वायर के कारण तो भी नीचे ही आ रहा है, लेकिन ये दूर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कम रहेगा, B2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक एरिया क्लियर हो गया, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसे, B1 और B2 दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो हम लोग इस तरह से मिलेंगे, अगर बहुत दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे नजदीक आएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला हमारा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये एरिया में ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, यानी ये तीनों में से कोई, ये इसको छोड़ के बाकी ये तीनों में सब आ रहा है, तो ये तीनों में कोई भी हो सकता है, इसमें, इसमें और इसमें। चलिए ठीक है, दूसरे की तरफ जाते हैं, इस वाले लाइन में जाते हैं, मतलब ये और ये पॉइंट के बीच में, ये और ये पॉइंट के बीच में, ये और ये पॉइंट, आगे देखते हैं जवानों। तो यहाँ पे हम लोग के पास इस वायर और 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का थंब का डायरेक्शन इधर, उधर ऊपर आया, तो इधर ऊपर नजदीक है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, सो B1 ज्यादा। ये देख रहे हैं इसके कारण नीचे आया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को वैल्यू कम होते जाएगा, B2। जैसे जैसे ये नजदीक आएगा B1 का वैल्यू बढ़ते जाएगा, B2 का वैल्यू कम होते जाएगा,
और फिर एक ऐसा टाइम में आएगा दोनों का वैल्यू सेम है कि यहाँ पे टोटल करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना V1 का वैल्यू रहेगा उतना नीचे V2 का वैल्यू, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम होने के कारण ऊपर जितना नीचे जितना उतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे V1 V2 बराबर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो अब कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, अभी भी हम लोग नहीं किया। अब देखते हैं कि इधर देख रहे हैं ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो ऊपर वाला तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसलिए बी और सी ऑप्शन अब बचा, डी को भी कैंसिल कर दिए, तो मैंने डी और ए को कैंसिल कर दिया, अब बी और सी में आंसर बताना है कौन सा होगा। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग को इधर बढ़ना पड़ेगा, बढ़ते हैं और चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड थंब अरेंज के करंट के डायरेक्शन में ये ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, दूर है सो B1 का वैल्यू छोटा होगा, और ये नजदीक है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा B2, मतलब नीचे डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसे माइनस करेंगे तो नीचे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नीचे डायरेक्शन में बी और सी में किसमें, इसमें है, ओ तो यही आंसर होने वाला है। उसके बाद इधर देखते हैं, तो इधर थंब है ऊपर ऊपर ऊपर, तो ऊपर आ रहा है, इसके कारण भी 1 के कारण कम होगा और 2 के कारण क्या होगा, ज्यादा होगा, दोनों मिलकर ऊपर आ रहा है, ऊपर मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ऊपर ये, तो हमारा कौन सा आ गया यहाँ पे देख के, तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन IIT में पूछा गया है, और इसको और भी पूछ सकता है, ज्यादा टफ है नहीं, आसान है, खाली देखना है कि कहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन में है क्या कि डॉट डॉट 2 जगह दिया हुआ है, आप लोग को क्या कर रहे हैं कि और भी क्वेश्चन इसमें से बना सकते हैं, और भी अलग अलग तरीका से क्या बना सकते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 लूप दिया हुआ है, ये 2 वायर दिया हुआ है जो आउटवर्ड में, एक डॉट दिया हुआ है, दूसरा क्रॉस दे दिया है, डॉट करने का मतलब इनवर्ट की तरफ, क्रॉस मतलब आउटवर्ड की तरफ, इस तरह से दे दिया है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर से ऐसा ही कुछ ग्राफ बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे पता है ना, वही करंट डायरेक्शन का यूज करके, है ना, डायरेक्शन का यूज करके फिर से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, तो इसी में से कोई ऐसा ही टाइप का कुछ ग्राफ आने वाला है ना, तो देख लेंगे इसी टाइप का ग्राफ आएगा, या दोनों क्रॉस कर दिए तब ग्राफ कैसे आया, एक डॉट एक क्रॉस कर दिए तब ग्राफ कैसे आया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो बायोट-सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे, और ये क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर इस टाइप के अपने खुद से बनना स्टार्ट हो गए, तो बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से बन जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आप खुद से बना रहे हैं या कॉपी करके बना रहे हैं। कॉपी करने का मतलब कोई बनाया हुआ है, किसी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी को रीड कर लेना और बाद में उसी टाइप को बना लेना, वो हमारा क्या होता है, कॉपी करना होता है। अगर नया क्वेश्चन को खुद से बना रहे हैं तब हम लोग क्वेश्चन बनाना बोलते हैं, नहीं तो ये नहीं कि कहीं से कॉन्सेप्ट ले लिए, किसी क्वेश्चन को बनाया हुआ, डेटा यहाँ चेंज है, उसको देख के बना लिया, पूरा खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन बनाना है, नया क्वेश्चन होना चाहिए, अलग तरह के, अगर कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर मेरे से बन जा रहा है, इसका मतलब है कि हमें कॉन्सेप्ट आ गया, यानी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग से बन सकते हैं। तो ठीक है, उस तरह से हम लोग को प्रैक्टिस करना है फिजिक्स में, जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा और आएगा, लेकिन याद रहे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है, टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।